नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बिरिक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक, जिन्हें हम जाट प्रोफेसर कहते हैं। तो प्रोफेसर साहब ते कछु, प्रोफेसर साहब क्या क्या काम करें पहले यूँ भी बता ही दूँ हैं। तो प्रोफेसर साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षा क्षेत्र से तो आम ही है क्योंकि प्रोफेसर है। साथ में पर्यावरणविद हैं, बहुत पेड़ लगाए हुए हैं पीपल और बरगद के, और नाम भी धर दियो है बरगद बाबा। इतनी सारी खासियतें और कछु और हैं, अब एक साथ थोड़ी बताऊंगा, वीडियो और भी तो बनानी है। तो प्रोफेसर साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। प्रोफेसर साहब सबसे पहला सवाल तो ये है कि बारिश का मौसम शुरू हुआ ही हुआ है, और नोएडा ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, लखनऊ ले लो, चाहे उत्तराखंड ले लो, चारों लंग पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और कुछ दिन पहले दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, और लगातार आंदोलन कर रही कि भाई हरियाणा पानी ना छोड़ो और दिल्ली प्यासी मर रही। अब कुदरत ने इतना पानी दे दियो है कि अब पानी से परेशान है और सब पानी ही पानी है रो। जी देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक ये बरसात के बाद की सिचुएशन है, ये केवल इसी बार नहीं। आप देखो, आप पिछले साल की बात करो, उससे पिछले साल की बात करो, जैसे ही बरसात शुरू हो और एक बरसात के अंदर ही जितने भी वादे सरकार के होते हैं, या खास तौर से आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, आप कहीं की भी बात करो, जो प्रबंधन का काम है, खास तौर से वो चाहे बड़े बड़े नगरों का प्रबंधन हो या छोटे छोटे कस्बों का भी प्रबंधन हो, या मैं तो कह रहा इनफैक्ट अब तो गांव में भी ये सिचुएशन आ गई। जैसे ही पहली बरसात होगी, सारा का सारा गांव से लेकर बड़े बड़े शहर वो वेनिस बन जाएंगे। अभी आपने लखनऊ की बात करी, लखनऊ के अंदर किस तरीके की जो है वीडियो वायरल हो रही, और लखनऊ जो है, लखनऊ के अंदर सब पानी पानी हो रहा। कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा फंड सरकार इस पानी के प्रबंधन के ऊपर खर्च करती है। क्यों भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा कि वो फंड जाता कहाँ है, उसको खाता कौन है, उसको डकारता कौन है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही चिंतनीय है साहब। और बात हम दूर दराज के शहरों की करें, हम बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हुए हैं, एनसीआर में बैठे हुए हैं, और एनसीआर की बिल्कुल जो क्रीम लोकेशन है नोएडा में बैठे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में भी आप जाओगे तो पूरे 63 सेक्टर में ऐसे समझ लो जैसे मछली पाल ली हो, पूरे में पानी पानी। और व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि पार्किंग की कोई जगह नहीं है। कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, गाड़ी सड़क पर खड़ी है और मार पूरी सड़क पर जल ही जल है, व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त। बिल्कुल चौधरी साहब, आप तो नोएडा जैसे शहर की बात बता रहे हैं। मैं तो अभी पिछले 3-4 दिनों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मैं घूम रहा, और मैं आपको बताऊं, खास तौर से जितने भी अंडरपास बनाए गए, और जो अंडरपास जहां पे रेलवे फाटक हुए करते थे, उनके नीचे अब अंडरपास बना दिए। आप किसी भी अंडरपास में चले जाओ, आपको 6-6 फुट पानी मिलेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कई जगह अंडरपास से मैं अपनी गाड़ी जो है घुमा के लेकर गया, कहीं गाड़ियां वहां पे फंस रही। और अभी तो जैसा आपने बताया भाई, ये तो शुरुआत ही है बरसात की, तो आगे आगे देखिए क्या हाल होगा। अब मैं आपको गांव की भी सिचुएशन बता रहा। 14 साल पहले गांव के अंदर तालाब हुआ करते थे, बारिश का सारा पानी उन तालाबों में जो है इकट्ठा हो जाता था। लेकिन अब मैं कहीं गांव की आपको सिचुएशन बता रहा, एक ही बारिश के अंदर तालाब तो कहीं है नहीं। अब वो पानी जाएगा कहाँ? वो पानी वापस जो है लोगों के घरों में वापस आ रहा, और घर के अंदर पानी पानी। आप उनमें जो है बच्चे जो है, पहले तो हम और आप जब बचपन में बारिश होती थी तो हम जो है गलियों के अंदर जो है नाव चलाया करते थे, यानी कि घर से बाहर निकाल के नाव चलाते थे। अब घर के अंदर ही इतना पानी हो रहा कि वहां तो जो है बच्चे नाव चला रहे। अच्छा, एक और मालिक साहब, सबसे बड़ी बात एक और है कि जितने गांव हैं, गाँव में पहले जो आपके यहाँ झोड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ पोखर बोलते हैं, झोड़ी। अब वो धीरे धीरे थोड़ी कम बारिश हुई और लोगों ने भराव कर करके वो जगह जो है, जो झोड़ की जगह, जो पोखर की जगह, वो घेर ली। अच्छा, पहले पूरे गांव को पानी वहाँ में आवे वो पोखर में, और वो धीरे धीरे ज़मीन में रिस के ज़मीन में चलो जाओ तो कहीं ना कहीं पानी हम जितना इस्तेमाल करें वो पानी ज़मीन को हम वापस कर दें। लेकिन अब वो जगह पोखर ख़त्म, झोड़ ख़त्म। अब वो पानी सारा का सारा जितना भी पानी है वो सब पानी बह के जाना एक ने कहीं ना कहीं जाना वो नदी में ही है। नदी के रास्ते से फिर आगे जाके समुद्र में पहुंच जाएगा, तो वो पानी वेस्ट। मतलब नीचे हम जितना ज़मीन से ले रहे हैं इतना हम ज़मीन को वापस नहीं कर रहे हैं।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको अगर आप आज से 20 साल पहले आप बचपन की बात करो, हर गांव के अंदर तालाब होते थे, और चौधरी साहब उन तालाबों का पानी भी इतना शुद्ध होता था, कोई उसमें गंदगी नहीं जाती थी, मल नहीं जाता था। हम तो खुद तालाबों के अंदर तैरते रहते थे, उसका चक्कर लगाते रहते थे। आज अगर छोटे मोटे तालाब गांव के अंदर है, तालाब तो अब उनको नहीं बोल सकते, वो तो एक मल मूत्र इकट्ठा करने की जगह है। आप उन तालाबों के पास बैठ नहीं सकते, इतनी वहां पे स्मेल है, उनका पानी नीचे जा रहा, और वो नीचे का पानी भी धीरे धीरे सारा जो है गंदा होता जा रहा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। और यहाँ पे ये भी सोचना है कि उन तालाबों को घेरने वाले कौन है। भाई एक बात बताओ, तालाब घेरने के लिए गांव के अंदर कोई पाकिस्तान से अफगानिस्तान से तो आ नहीं रहा, वे तो हमने और आपने ही तालाब घेर रखे। और एक व्यवस्था सारी की सारी है, गांव के अंदर प्रधान है, प्रधान के ऊपर फिर सारी व्यवस्थाएं है, फिर प्रशासनिक अधिकारी है। क्यों भाई, कैसे तालाब खत्म हो गए, किसने तालाबों को घेर लिया? और अगर तालाबों को किसी ने घेर लिया तो फिर उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ये भी मैं बहुत गंभीर जो है क्वेश्चन कर रहा। अगर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहे तो ऐसे घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे जिन्होंने तालाब को घेर लिया? अब दरअसल में यही तो बात फंस जाती है। अब बात भी तो यहीं फंसे, बात यूँ फंसे कि अगर फिर वही हिंदू मुसलमान की बात, अगर मुसलमान के चलेगो तो फायदा मिलेगा, हिंदू ताली बजाएंगे कि वाह वाह मुसलमान, देखो डर रहे हो ना, डर रहे हो ना मुसलमान, बात सरकार को फायदा है, रो सरकार को वोट मिल रही है। लेकिन बात अगर बिल्कुल जेन्युइन और सच्चाई की करी जाएगी तो वहाँ में कहीं ना कहीं मुसलमान कितने भागीदार हैं वो सबको मालूम है, लेकिन हिंदू भी खूब जम के जबरदस्त तरीका से भागीदार है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और मैं तो फिर कह रहा, जब ये बुलडोजर किसी के घर के ऊपर चल सके, किसी अपराधी के घर के ऊपर चल सके, और मैं तो कह रहा वो हिंदू के ऊपर भी चलो, और मुसलमानों के ऊपर भी चलो, सिख के ऊपर भी चलो, ईसाइयों के ऊपर भी चलो, लेकिन ये बुलडोजर ऐसे लोगों के घरों के ऊपर क्यों नहीं चलता जिन्होंने अवैध कब्जे बना के सारे तालाबों को खत्म कर दिया? और चौधरी साहब, तालाब ही नहीं, आप अभी नदियों की बात कर रहे, आप नदी के जो दोनों तरफ का क्षेत्र है उसका कुछ निश्चित दायरा है कि आप उसके अंदर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते। आप अभी यहां हिंडन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा आप हिंडन नहीं, आप ऊपर तक चले जाओ, पहाड़ों तक, सारी नदियों को अतिक्रमण कर लिया। क्यों भाई, कहां है सरकार? कहां उत्तराखंड की सरकार, कहां यूपी की सरकार, कहां बिहार की सरकार? आप अतिक्रमण को नहीं हटा सकते? आप हटा सकते हैं, आप वहां पे बुलडोजर भी चला सकते हैं, लेकिन आप उसमें वोट की राजनीति नहीं कर सकते। अब फिर सबसे बड़ी यही बात आ जा कि हमें देसी बेबाक और बेबाकी तो अपनी बात रख देंगे, सब मसला वोटन को है। अब जो नदी में लोग आके बसे अतिक्रमण करें, वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले तो है ना भाई, वो गरीब आदमी है, और गरीब आदमी ने चौं बसा में नेता या लिया बसा में कि उनको वोट बैंक हो। अब वोट बैंक के चक्कर में जब भी कभी बारिश होगी तो पानी वहाँ एक ना एक दिन आना ही है, और फिर पानी आने के बाद में फिर नुकसान, जान माल को नुकसान वहाँ होना ही है, और फिर हंगामा होना, विपक्ष सवाल उठावेगो, और बस यही खेल चल रहा है, और यही खेल में आम जनता पिस रही है। नहीं चौधरी साहब, इसमें भी जब पानी उनके घरों में बढ़ेगा फिर कहेंगे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, तो इसमें भी फायदा किसका? इसमें भी नेताओं का फायदा। आप देखो ये नेता किस तरीके से चक्र घुमा रहे, ये वहां अतिक्रमण करवा रहे, और अतिक्रमण जब हो जाएगा, पानी आ जाएगा, फिर कहेंगे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, फिर कहेंगे राहत पैकेज दो, राहत पैकेज दो, फिर वो राहत पैकेज का कमीशन भी नेताओं के बीच में जाना। यानी कि पब्लिक, जब पब्लिक मर रही होगी, ये मरे हुए के ऊपर भी पैसा खा रहे। तो कहीं ना कहीं राजनीति को हमें समझना पड़ेगा, और इस राजनीति को हमें चेंज करना पड़ेगा। राजनीति को समझना तो पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले तो यही बात है, समझ जाओ कि जब जगह बिल्कुल सही नहीं है, डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में सबसे पहली बात कोई कंस्ट्रक्शन ना है सके, लेकिन वहाँ में बिल्डिंग कैसे बनी, वहाँ में नाली खिरंजा कैसे बने, वहाँ में बिजली के पोल कैसे गड़े, वहाँ में मीटर कैसे लगो है, वहाँ राशन कैसे बने, राशन कार्ड कैसे बने, वहाँ रजिस्ट्री कैसे हुई, ये सगरे सवाल हैं सरकार की जानकारी में। लेकिन फिर नहीं चौधरी ढाक पे 3 पात कछूना, रिजल्ट 00 0। नहीं, मैं इससे बड़ी बात और बता रहा, ये जितने भी डूब क्षेत्र है ना, आप यहीं चले जाओ, सारे नेताओं के जो है फार्म हाउस बन रहे, कहीं कहीं भी गए, उन्होंने जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन करा रखा। अरे चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? सारा का सारा प्रकृति का बेड़ा गर्क करने में अगर किसी का हाथ है तो वो सारे जितने ऊपर के आदमी, भाई एक बात बताओ, छोटा आदमी प्रकृति का कितना दोहन करेगा? ये तो सारे के सारे जितने पैसे वाले हैं, सब घर में एसी चला रहे, गाड़ियों में एसी चला रहे, पेड़ जो है ये नष्ट कर रहे, प्रकृति को बर्बाद ये कर रहे, और फिर छोटे लोगों
कभी कहीं ना कहीं जो है शिकार कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। और खास तौर से जितने भी भाई जो आम इंसान है, ये नेताओं की चाल को समझो। ये सारा का सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, पानी बर्बाद कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया, जंगल बर्बाद कर दी, जमीन बर्बाद कर दी। और चौधरी साहब जिस तरीके से लोग तो कह रहे भाई डेवलपमेंट हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा, भाई कहां का डेवलपमेंट? अगर आप प्रकृति का नाश करके डेवलपमेंट करेंगे तो बिल्कुल गंभीरता के बाद साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि प्रकृति भी एक ना एक दिन आपसे अपना बदला लेगी। और हमें ऐसे प्रकृति के क्या पता हमने कितने रूप देखे, लेकिन जब ये बड़ा रूप धारण करेगा और ये विकास कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनेगा। अब डॉक्टर कुलदीप मलिक विकास का विरोधी नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ आप प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ करेंगे। चौधरी साहब मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले भाई मैं भी आध्यात्मिक आदमी, मैं जो है उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ गया। मैं जब बद्रीनाथ गया अपनी गाड़ी से गया, मेरी गाड़ी सन्नाटा भरती हुई पहाड़ों के बीच में डबल लाइन मिल ली, और बद्रीनाथ के जो कपाट है उससे मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पे मेरी गाड़ी जाकर रुकी। 50 मीटर की दूरी पे मेरी गाड़ी जाकर रुकी। और वहां पे मैंने हाल देखा, वहां पे लोग भोले बाबा के हो सके कुछ लोगों को मिर्ची लगे, वहां दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे थे। उस मंदिर के चारों तरफ भी मैंने वहां पे दारू की बोतल देखी, 8 PM की बोतल देखी, इंग्लिश बोतलें देखी, मैंने वहां पे जो है देसी मैंने वहां पे बोतलें पड़ी हुई देखी। क्यों भाई, आपने क्या मजाक बना रखा? आप इस तरीके से अगर हम भक्ति में लीन होकर जा रहे, वहां तो जो लोग जो है अय्याशी करने के लिए जा रहे, और आपने उसके लिए प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की कि आपने कई 100 किलोमीटर तक आपने पहाड़ों को काटा, आपने पहाड़ों को बर्बाद करा। अभी आपने देखा होगा बद्रीनाथ से पहले जो सिटिया था वहां की तो जो है जमीनी जो है नीचे धस गई। तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना, प्रकृति के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं, हम तो ऐसे देश के निवासी हैं, हम तो ऐसे समाज से है कि हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं भाई। एक तरफ तो आप पूजा करोगे, एक तरफ आप उसका विनाश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा भाई नेताओं का ये सारा का सारा जो खेला हो रहा है, ये सारा का सारा खेला नेता कर रहे, और नेता केवल और केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस काम को कर रहे, और डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे ये प्रकृति का विनाश करते जा रहे। और वो विकास भी जिस तरीके से होना चाहिए वो विकास भी उस तरीके से नहीं हो रहा। आप देख लो, ये तो विकास कर रहे, कितने पुल गिर गए इनके, आप देखो ना कितने पुल गिर गए। रोडों के अंदर आप नई रोड बना रहे, उसके अंदर आप जो है दरार उनके अंदर आ रही। तो कहीं ना कहीं लोग इन बात को समझे, इन पे चिंतन करें, और मैं तो कह रहा इन नेताओं से क्वेश्चन करें कि किस तरीके का डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट, क्या ये विकास है, क्या ये विनाश है? और ऐसा ना हो इस विनाश का खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़े। देखिए, जहाँ तक विनाश की बात है और नुकसान की बात है, तो आने वाली नस्ल भी अगर विनाश होता रहेगा तो उसे निभाएंगी निश्चित, मतलब उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन बात आम जनमानस से जुड़ी हुई है, छोटे छोटे मुद्दा हैं ये, और हर आदमी कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से त्रस्त है, और हर आदमी को जानकारी है। अगर आप अपने घर से चलोगे, गांव में रहो, अगर गांव से चलोगे, शहर को चलोगे, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन हम इन्हें छोटी मोटी चीज़ समझ गए दरकिनारे कर दें। इन सब छोटी बड़ी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, और राजनीति को समझना पड़ेगा, और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, जब भी हम कछु उम्मीद कर सके हैं, जब भी कोई बदलाव है सके। क्यों कि एक बुजुर्गन की कहावत है कि पहले घर में ही बाबूजी के हैं बालक को, जब भी बाहर वाले भी बालक को बाबूजी के हैं, और घर में अगर बाबूजी नहीं कहोगे तो बाहर वालों को भी बाबूजी नहीं कहेगो। या वो मतलब ये है कि सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा। जब हम सुधरेंगे जब ही हम सामने वाले से उम्मीद कर सकें। तो वीडियो कैसी लगी और ये चर्चा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, और नए कई दूसरे मुद्दा पे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार।